क्या मोबाइल फोन से प्लेन के सिग्नल्स में दिक्कत आ सकती है? क्या होगा अगर प्लेन के दोनों पायलट्स एक साथ बेहोश हो जाएं? कभी सोचा है कि भाई प्लेन की खिड़की पूरी खुलती क्यों नहीं है? क्या आपको पता है कॉकपिट के अंदर पायलट्स को सोना अलाउड है? जो रिसेंटली बोइंग का क्रैश हुआ था उसके अंदर फ्यूल स्विच के बारे में आपने सुना होगा। क्या आपको पता है कि वो वर्क कैसे करता है? कभी आपने सोचा है अगर प्लेन के इंजन बंद हो जाए तो भाई क्या प्लेन लैंड कर सकता है? प्लेन के ऊपर अगर बिजली कड़कती तो क्या होगा? हम जो प्लेन्स में जाते हैं उसमें पैराशूट्स क्यों नहीं ऐड करते भाई? चल मेरे दोस्तों, मेरा नाम टेक बर और आज हम एरोप्लेन की टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। हम सब एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं बट भाई हमको अंदर का सच नहीं पता होता है, काफी सारी चीजें हमसे छुपाई भी जाती हैं। सब आज सीक्रेट्स खोल देंगे। क्या होगा अगर प्लेन के दोनों पायलट्स बेहोश हो जाए? सितंबर 2025 में इंडिगो की फ्लाइट जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी, टेक ऑफ होते उसके एक पायलट बेहोश होके कोलैप्स कर जाता है। जुलाई 2025 में भी एयर इंडिया की फ्लाइट में सेम चीज हुई थी। 2024 में तो भाई ये चीज और भी ज्यादा खतरनाक थी जब लुफ्तांजा के एक फ्लाइट में एक पायलट बेहोश हो गया और दूसरा पायलट कॉकपिट से बाहर था उस टाइम पे। भाई 10 मिनट तक वो प्लेन भगवान भरोसे उड़ रहा था। भाई प्लेन के अंदर दो पायलट्स होते हैं, अगर प्लेन के दोनों पायलट्स बेहोश हो जाएं तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है और फ्लाइट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मॉडर्न प्लेन्स के अंदर एक ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो प्लेन को एक सर्टेन कोर्स और एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे चला सकता है बिना किसी भी पायलट के मैनुअल कंट्रोल के। ऑटो पायलट प्लेन्स को स्टेबल रखता है लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में मैनुअली चलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ इंसिडेंट्स में देखा गया है कि अगर पायलट्स बेहोश हो जाएं या फिर सो जाएं तो प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहता है, लेकिन अगर कोई एक्शन ना लिया जाए तो फ्यूल खत्म होने पे प्लेन एकदम से गिर सकता है। ऐसे केसेस में कैबिन क्रू या फिर किसी ट्रेन्ड व्यक्ति को कॉकपिट में जाके कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेल्प लेके इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क कॉकपिट में लगे होते हैं जो पायलट्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और कैबिन में प्रेशर कम हो तो भाई उस कमी को ये ऑक्सीजन मास्क पूरा कर सकते हैं। इसी तरह के सेफ्टी मेजर्स पायलट की सेफ्टी और फ्लाइट के लिए कंट्रोल होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोनों पायलट्स का एक साथ बेहोश होना बहुत ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। फ्लाइट सेफ्टी के लिए भी भाई एयरलाइंस और एविएशन एजेंसी स्ट्रिक्ट मेडिकल चेक्स और सेफ्टी मेजर्स फॉलो करती हैं ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आने वाली हो तो उसको पहले से ही रोका जा सके। जितने भी पायलट्स होते हैं उन सब का हर 6 महीने पे मेडिकल चेकअप कराया जाता है। साथ साथ भाई उनके सोने का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसीलिए ज्यादा आवर्स भी नहीं फ्लाई कराया जाता है पायलट्स को, क्योंकि एक गलती प्लेन को क्रैश करा सकती है। क्या आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स के अंदर भाई पायलट्स एक्चुअली सो सकते हैं? मतलब एक टाइम पे दोनों पायलट्स नहीं सो सकते बट एक टाइम पे एक पायलट सो सकता है। छोटे छोटे नैप्स लेना अलाउड होता है क्योंकि जब प्लेन हवा में तो एक पायलट उसको मैनेज कर सकता है, बट अगर दोनों पायलट्स एक बार में सो जाएं तब भी एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। क्या मोबाइल फोन से प्लेन के सिग्नल्स में दिक्कत आ सकती है? मोबाइल फोन भाई प्लेन की कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एक्चुअली इंटरफेयर कर सकता है, खासकर पायलट्स के जो रेडियोज होते हैं जो हेडसेट्स में सुनते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताता है उनको, उनकी बातों के बीच में ये इंटरफेरेंस लाते हैं। जब फ्लाइट के दौरान भाई मल्टीपल फोन्स एक टावर से कनेक्ट करते हैं तो भाई ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं जो पायलट के रेडियो सिग्नल्स को डिसरप्ट कर सकती हैं, जिससे जरूरी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली सुनना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस इंटरफेरेंस को अक्सर हेडसेट्स में इरिटेटिंग या फिर बजिंग नॉइजेस के थ्रू सुना जाता है। ये इंटरफेरेंस भाई यूजुअली मतलब ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती पर दिक्कत पैदा कर सकती है अगर बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। इस रिस्क के कारण एविएशन अथॉरिटीज जैसे इंडिया का DGCA है, यूएस की FCC है, वो पैसेंजर्स को फ्लाइट के दौरान अपने फोन्स को एयरप्लेन मोड पे रखने के लिए कहते हैं। इस रूल से भाई हवा में ऑटोमेटिक कोई ऐसे इंटरफेरेंस आ जाए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाता है। मॉडर्न प्लेन्स में भी कभी कभी भाई ऑन बोर्ड पीको सेल सिस्टम्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के अंदर लिमिटेड मोबाइल सिग्नल्स को हैंडल करते हैं, पर तब भी भाई फोन्स बहुत कम पावर पर सिग्नल एमिट करते हैं ताकि इंटरफेरेंस लिमिटेड रहे। साइंटिफिक स्टडीज में देखा गया कि भाई मोबाइल फोन्स की वजह से अभी तक कोई प्लेन एक्सीडेंट कंफर्म नहीं हुआ है, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज एमिट करती हैं उनमें कॉकपिट के एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे GPS होता है, कम्युनिकेशन रेडियो सिग्नल्स होते हैं, उनमें इंटरफेरेंस करने का पोटेंशियल होता है एंड इसीलिए भाई सेफ्टी के लिए मोबाइल फोन्स और कोई भी ट्रांसमिटिंग डिवाइस को एयरप्लेन मोड में रखना सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। इंडिगो में अभी काफी बड़ा इशू हुआ था जिससे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। भाई मुझे भी भाई अपने दोस्त की शादी में जाना था, वेंकटेश भाई की शादी में जाना था, हो ही नहीं पाया यार, बड़ा दुख हुआ मुझे, मैं बीमार भी था वैसे बट कोई बात नहीं। और ऐसे ही नहीं सिर्फ इंडिगो के साथ हुआ, ये रायन एयर और लुफ्थांसा में भी सिमिलर क्राइसिस फेस किया था। इंडिया में ये चीज
इतनी बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि ऑलमोस्ट 60% शेयर इंडिगो के पास था। तो ये ऐसा ही इंपैक्ट डालेगा अगर इंडियन रेलवेज आधे दिन के लिए बंद हो जाए। इस वाली सिचुएशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग सूत्रों से जानकारी मिल रही थी। सबसे पहले भाई इंफॉर्मेशन आई कि भाई सारे एरोप्लेन का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है। मुझे तो पता ही नहीं था भाई एरोप्लेन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, अभी तक बस फोन में सुना था। बेसिकली सबसे पहले ये खबर आई थी कि एयरबस में, जो एयरबस बेसिकली कंपनी होती है जो सबके लिए प्लेन्स बनाती है, क्योंकि प्लेन्स एक्चुअली इंडिगो या ये कोई कंपनी बनाती नहीं है, ये बस रेंट करती है सारे प्लेन्स को या खरीदती है। तो एयरबस जो कंपनी बनाती है, इंटेंस सोलर रेडिएशन की वजह से उनके भाई थोड़ा सा अंदर मामला हिल रहा था, तो इसलिए उन सारे एरोप्लेन्स में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। ये सबसे पहले न्यूज बाहर हुई थी। सोलर रेडिएशन से बेसिकली होता क्या है, हवा में जब प्लेन उड़ रहा होता है आपको पता नहीं होता आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, क्योंकि आपको नीचे जमीन तो दिखती नहीं, आसमान ही दिखता है चारों तरफ। जो आपका टिल्ट है, एंगल है जिस पे आप चल रहे हो, वो थोड़ा सा इनकरेक्ट 1-2 डिग्री से भी हो जाए तो मेजर इश्यूज आ जाते हैं। तो इसी वजह से ये पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट था। बट ये सेम प्लेन्स तो बाकी सारी कंपनीज के पास भी थे, तो ये 100% इशू नहीं था। नेक्स्ट मेरे दोस्तों ये था कि भाई स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है एकदम से। बेसिकली डीजीसी ने एक रूल निकाला था कि भाई पायलट्स को इतना रेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके हिसाब से कुछ क्रू शॉर्टेज होगी ऐसा हम सबको लगा था। बट जितना हमारे रिसर्च में हमको समझ में आया, ये एक ह्यूमन एरर ही था, ये कंपनी की तरफ से एरर ही था, क्योंकि ये सारे रूल्स पहले आ चुके थे। बाकी सारी एयरलाइंस पे भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, बट बाकी किसी में दिक्कत नहीं आई। इंडिगो की एयरलाइंस के अंदर ही ये स्पेसिफिकली दिक्कत आई। बट हम गलत भी हो सकते हैं, यानी अभी केस चलेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग देगा, उसके हिसाब से भाई एग्जैक्टली पता चलेगा भाई कहाँ पे किसकी गलती थी। बट अभी के लिए भाई हमने जितना टेक वाला एरिया था वो हमने सोचा आप लोगों को बता दें अच्छे से। लेकिन सीधी बात यह है कि इस इशू से नुकसान बहुत ज्यादा लोगों को हुआ। काफी लोगों ने अपनी शादी मिस कर दी, काफी लोगों के इवेंट से, भाई मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं जा पाया, एंड हम सब मतलब इस परेशानी के थ्रू गुजरे थे, एंड सबको ही चैलेंज आया था, एंड उसका कंपनसेशन भाई पैसे में तो क्या ही होगा। क्या होगा अगर आप हवा में इमरजेंसी डोर खोल दोगे। 2022 में इंडिगो के एक पैसेंजर ने चेन्नई की फ्लाइट में इमरजेंसी डोर खोल दिया था। सिमिलरली 2025 में भी बैंगलोर की एक फ्लाइट में सेम एग्जैक्ट चीज हुई थी, जिससे फ्लाइट डिले हो गई थी। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट सेम चीज कोई उड़ते हुए प्लेन में आकर करे तो क्या होगा। मैं जब भी बैठता हूँ ना इमरजेंसी सीट पे, अब तो मैं हमेशा 11A वाली सीट ही लेता हूँ, 11 सीट लेता हूँ भाई मैं। 11 अब मेरा लकी नंबर हो चुका है। हर बार जब मैं इमरजेंसी सीट पे बैठता हूँ, मेरा हर टाइम मन करता है भाई ये इमरजेंसी डोर को अगर मैं खोल दूं तो क्या होगा। बहुत चुल मचती है मुझे। बट अगर आप हवाई जहाज के अंदर इमरजेंसी डोर अगर आपने मिड एयर खोल दी, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ऐसा प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कुछ टेक्निकल और फिजिकल वजह हैं। प्लेन का कैबिन का अंदर की तरफ एयर प्रेशर होता है, अंदर की तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कभी आप नोटिस करोगे, अगर समझ लो चिप्स का पैकेट आप जमीन से लेके प्लेन के अंदर जाओगे तो ऊपर जाके प्लेन का पैकेट खुल जाता है। ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो कैबिन के अंदर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से डोर अपने आप नहीं खुल सकता, अनलेस प्लेन में कहीं छेद हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें भाई क्योंकि प्लेन अच्छे से नहीं बना था, तो एक्चुअली प्लेन की छत ही उड़ गई बीच उड़ते उड़ते, एंड वहां पे भाई सारे पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना पड़ा। बट ऐसी कंडीशन में किसी प्लेन को लैंड कर दिया गया था। बट जैसे ही आपने प्लेन का गेट खोला, इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्लाइड भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे मैल फंक्शन या फिर इंजरीज का रिस्क होता है। बेसिकली एक स्लाइड होती है प्लेन से उतरने के लिए कि भाई जैसे ही लैंड हुआ, अगर गेट वेट नहीं खोल रहा है मेन गेट, इमरजेंसी एग्जिट वाला खोलो और फटाक से भाई स्लाइड करे, वो उतर गए। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑफकोर्स डेंजरस तो है, बट साथ साथ आपको जेल भी हो जाएगी। फ्यूल स्विचेस कैसे वर्क करते हैं मेरे दोस्तों। अभी मेरे दोस्तों जो ट्रैजिक एयर इंडिया का क्रैश हुआ था, उसकी रिपोर्ट में फ्यूल स्विचेस के बारे में बात हुई थी कि ये बंद होने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम कैसे करते हैं। फ्यूल स्विचेस एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स होते हैं जो इंजन की फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। ये स्विचेस को पायलट इंजन स्टार्ट करने के लिए, शट डाउन करने के लिए यूज करते हैं। अगर इमरजेंसी में इंजन को इमरजेंसी शट डाउन करना पड़े तो इन स्विचेस का यूज फ्लाइट के दौरान भी हो सकता है। फ्यूल स्विचेस टिपिकली एक कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर्स के नीचे लगे होते हैं। फ्यूल कट ऑफ करने के लिए पायलट को पहले स्विच को ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, फिर स्विच को डिजायर्ड पोजीशन में स्लाइड करना होता है ताकि गलती से स्विच को फ्लिप ऑन ऑफ ना करा जा सके। अगर ये पोजीशन फ्लाइट के दौरान गलती से या जानबूझ के स्विच हो जाए तो इंजन फेलियर हो सकता है, जैसे एयर इंडिया 171 क्रैश में हुआ था। नेक्स्ट है MCAS या फिर MCAS भी इसको बोलते हैं। इसका बेसिकली फुल फॉर्म है मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम। अब जब बोइंग का प्लेन इंडिया में क्रैश हुआ था तो लोगों ने इस टर्म के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी। जिससे पहले भाई 2 क्रैशेस थे
जो बोइंग के ही 737 मैक्स एयरक्राफ्ट में हुए थे, उन्हीं के बारे में था। ये जो बोइंग 737 होता है उसी के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है, एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है जो लगाया जाता है, जो प्लेन के हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करता है, खासकर उन अनयूजुअल फ्लाइट कंडीशंस में जहां पे प्लेन का नोज बहुत ज्यादा ऊपर उड़ जाता है, जैसे हाई एंगल ऑफ अटैक सिचुएशंस के अंदर। एमकैस का मेन फंक्शन होता है कि एयरक्राफ्ट के नोज को ऑटोमेटिकली नोज डाउन पोजीशन में लेके जाए ताकि प्लेन स्टॉल ना करे। कभी आपने सोचा कि भाई प्लेन की खिड़की पूरी क्यों नहीं खुलती? प्लेन की खिड़की पूरी तरह इसलिए नहीं खुलती क्योंकि प्लेन का जो कैबिन होता है और जो कॉकपिट होता है वो प्रेशराइज्ड होता है। इसका मतलब अंदर की जो हवा होती है बाहर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर में होती है। अगर प्लेन की विंडो खुल जाए तो ये प्रेशराइजेशन तुरंत रिलीज हो जाएगा, इससे अंदर की हवा तुरंत बाहर निकल जाएगी और सडन डिकम्प्रेशन होगा जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए कमर्शियल एयरप्लेन्स की विंडो ऐसी बनाई जाती है कि वो फ्लाइट के दौरान ओपन ना हो पाए। कॉकपिट में कुछ प्लेन्स में इमरजेंसी के लिए छोटी ओपनिंग विंडोज होती हैं जो सिर्फ कम हाइट पे जब प्लेन प्रेशराइज ना हो तब खुलती हैं। ये विंडो स्लाइड करके अंदर की तरफ थोड़ी सी खुलती हैं ताकि ग्राउंड क्रू से बात करने में मदद हो। इसके अलावा कैबिन की जो विंडोज होती हैं मोस्टली वो फिक्स होती हैं ताकि एयर प्रेशर मेंटेन रहे और सेफ्टी आपकी बनी रहे। ये डिजाइन एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स और सेफ्टी रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। क्या पायलट्स भाई लंबी फ्लाइट्स में सो सकते हैं? 2024 में इंडोनेशियन एयरलाइंस के 2 पायलट्स चलती हुई फ्लाइट में आधे घंटे तक सो गए। इसमें 153 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर्स थे और ये हुआ बस एक मिसकम्युनिकेशन से था। दोनों को लगा कि उनमें से एक रेस्ट कर सकता है और दोनों ही सो गए। ऐसे में प्लेन ऑटो पायलट में था और थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक भी गया था, बट फिर भी भाई इसको ऑटो पायलट ने संभाल लिया। बट क्या भाई प्लेन में एक्चुअली पायलट सो सकते हैं? आपने कभी नोटिस करा हो भाई, आप लंबी फ्लाइट में जाते हो 18 घंटे 20 घंटे की फ्लाइट में तो आप मस्ती से सो के जाते हो। भाई आप ट्रेन में भी जाते हो, 18-20 घंटे की ट्रेन होती है, उसमें भी आप मस्ती से सो सकते हो। पायलट्स का क्या? 20 घंटे 22 घंटे जो पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं, आपको पता है क्या वो भी सो सकते हैं फ्लाइट के अंदर? हाँ भाई, पायलट्स लंबी उड़ान के दौरान रूल्स के अकॉर्डिंग सोने के लिए उनको अलाउड होता है ताकि फ्लाइट की सुरक्षा बनी रहे। पायलट सोएंगे तभी वो सही से डिसीजंस ले पाएंगे। और पायलट्स के सोने के 2 मेन तरीके होते हैं। एक कंट्रोल्ड रेस्ट होता है कॉकपिट के अंदर। एक पायलट थोड़ी देर के लिए, यूजुअली 10 से 40 मिनट के लिए कॉकपिट में नैप ले सकता है, जब दूसरा पायलट पूरी तरह जगा हुआ है और कंट्रोल में रहता है। रेस्ट करने वाला पायलट क्रिटिकल फेजेस जैसे डिसेंट और लैंडिंग से पहले उड़ जाता है। दूसरा होता है मेरे दोस्तों बंक रेस्ट। लंबी उड़ान में जहां फ्लाइट भाई कई घंटे तक चलती रहती है, प्लेन्स में खास क्रू रेस्ट कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर बिस्तर लगे होते हैं या फिर रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं। पायलट्स शिफ्ट्स में काम करते हैं ताकि कुछ पायलट्स आराम कर सकें और कुछ पायलट्स उसी दौरान प्लेन को उड़ा सकें। बड़े क्रू जो होते हैं उसमें 3 से 4 पायलट होते हैं। वहां ये रोटेशन सिस्टम होता है ताकि कोई भी पायलट थका हुआ ना रहे। रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वैसे हमेशा कम से कम एक पायलट कंट्रोल पे जगता रहना चाहिए। ये रेस्ट प्रैक्टिस दुनिया भर में स्टैंडर्ड है और फटीग को रोक के सेफ्टी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। भाई आपने एक चीज सोचोगे यार, गाड़ी में तो हम शीशे अपने बंद करके चलाते हैं, बट प्लेन में टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम विंडो शेड्स भाई बंद क्यों नहीं कर सकते? भाई उनको खोलना ही क्यों पड़ रहा है? आपने देखा होगा प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जैसे ही आप होने वाला होता है, एयर होस्टेस आके दीदी कहती है आपको भाई खिड़कियां खोलो, विंडो शेड्स निकालो अपने। भाई धूप आ रही है, भरी दोपहरी, आपको नींद आ रही है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वैसा होता क्यों है? खिड़कियों के जो शेड्स होते हैं, पर्दे खुले रहते हैं ताकि पैसेंजर्स और क्रू जो है वो आसानी से बाहर देख सके। खासकर इमरजेंसीज जैसे आग लग जाए, रनवे पे कुछ गिरा पड़ा होता है, इन सारे केसेस में इवैक्यूएशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन इंडिया के डीजीसीए ने हाल ही में एक ऑर्डर दिया है कि वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास खिड़कियों के शेड्स बंद रखने जरूरी है। ये बेसिकली सुरक्षा का उपाय है ताकि पैसेंजर जो है वो मिलिट्री की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस की जानकारी ना कैप्चर कर पाए और ना शेयर कर पाए। ये रूल टेक ऑफ के बाद जब प्लेन 10,000 फीट पे पहुंच जाता है तब भाई आप प्लेन खोल सकते हो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं। लैंडिंग के दौरान जब प्लेन 10,000 फीट से नीचे आता है तब लागू होता है। सारी खिड़कियां बंद रहती हैं, बस इमरजेंसी एग्जिट रो की खिड़कियों को छोड़ के। इन जोन्स में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिक्योरिटी रीजंस के लिए सख्त मना है। इसीलिए आमतौर पर सेफ्टी के लिए विंडो शेड्स टेक ऑफ और लैंडिंग में खुले होते हैं, लेकिन बस सेंसिटिव एयरपोर्ट्स पे
ये इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अगर प्लेन के इंजन बंद हो गए तो क्या भाई प्लेन लैंड कर सकता है? 2009 में यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 उड़ान भरते हुए और उनके दोनों इंजन हवा में ही बंद पड़ गए थे। कैप्टन सली ने ऐसे ही मोमेंट पे एकदम सही तरीके से प्लेन को हडसन रिवर पे उतार दिया था एंड सारे पैसेंजर्स एकदम सेफ थे। इस पे एक मूवी भी आ चुकी है 2016 के अंदर। लेकिन अगर ऐसा ही हो तो क्या करा जाए? भाई देखो, अगर वैसे इंजन बंद हो जाए तो प्लेन लैंड तो कर सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें इंजन फेलियर या फिर डेड स्टिक लैंडिंग इसको कहते हैं। प्लेन को तुरंत कंट्रोल का रखना होता है और उस सिचुएशन में ग्लाइड करते हुए लैंडिंग स्पॉट ढूंढना पड़ता है क्योंकि इंजन में पावर नहीं होती। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी होते हैं। पायलट सबसे पहले प्लेन को बेस्ट ग्लाइड स्पीड पर कंट्रोल कर लेता है ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सके बिना इंजन पावर के। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अवेलेबल रनवे, फील्ड या कोई भी और सेफ जगह ढूंढनी होती है जहां पे भाई बिना इंजन पावर के भी सेफली लैंड किया जा सके। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को सबसे पहले इमरजेंसी डिक्लेयर करता है ताकि भाई उनसे मदद मिल पाए एंड प्रायोरिटी लैंडिंग में हेल्प हो सके। तो हाँ भाई, इंजन बंद होने के बाद भी प्लेन लैंड कर सकता है। प्लेन लैंडिंग के टाइम प्लेन के जो टायर्स होते हैं इतनी स्पीड में फटते क्यों नहीं है भाई? 2025 में एयर इंडिया के एक प्लेन के 3 टायर लैंडिंग के टाइम पे फट गए थे। जब वो मुंबई में लैंड हो रहा था तब वो बारिश की वजह से स्किड किया और प्लेन पार्किंग स्टैंड तक पहुंच गया था। सारे पैसेंजर सेफ थे एंड कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन आप ही सोच रहे हो भाई टायर वायर के चक्कर के ऐसा हो क्यों रहा है भाई? प्लेन के लैंडिंग के टाइम भाई इतनी तेजी से पहिए वही सब निकलते हैं और इतनी तेजी से सारा वजन पड़ता है, बट ये इतनी स्पीड में भी फटते नहीं है भाई। ब्रेकिंग सिस्टम और टायर्स को बहुत ध्यान से डिजाइन करा जाता है ताकि प्लेन सेफली लैंड कर पाए। जैसे इसके बेसिक रीजन है, प्लेन को टच डाउन करते टाइम एक स्पेसिफिक सेफ स्पीड से लैंड करना होता है जो एयरक्राफ्ट के वेट, रनवे कंडीशन और वेदर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। प्लेन के जो व्हील्स हैं और टायर्स हैं लैंडिंग के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ताकि हाई लोड और स्पीड को एब्जॉर्ब कर सके बिना फटे। लैंडिंग के बाद भी ब्रेक्स, थ्रस्ट, रिवर्सेस, ग्राउंड स्पॉयलर्स का यूज करके प्लेन की स्पीड जल्दी कम की जाती है ताकि व्हील्स पर एक्सेसिव स्ट्रेस ना पड़े। रनवे भी स्पेशली डिजाइन की जाती है जिनमें फ्रिक्शन अच्छा हो जिससे ब्रेकिंग एफिशिएंट रहे। पायलट्स अप्रोच और लैंडिंग स्पीड को केयरफुली कंट्रोल करते हैं ताकि प्लेन लो स्पीड पर टच डाउन करे बिना व्हील डैमेज हो। भाई आप लोगों ने नोटिस करा होगा टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होती है प्लेन। भाई हालत टाइट हो जाती है, मेरी प्लेन कांपता है भाई, मेरी अंदर रूह कांपने लगती है भाई। टर्बुलेंस प्लेन के ऊपर से गुजरने वाली जो हवा होती है इसके इरेगुलर या क्योटिक मूवमेंट को कहते हैं। ये डिस्ट्रप्शन एयरफ्लो में काफी रीजंस की वजह से होती है। जैसे स्टॉर्म्स आ गए, जो बड़े बड़े स्टॉर्म्स या थंडर क्लाउड्स होते हैं तो उनकी वजह से हवा में अनस्टेबल करंट्स बनते हैं जो टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं। थर्मल टर्बुलेंस भी होती है, सूरज की जो अनइवन हीटिंग होती है उससे जमीन के पास हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे चली जाती है और ये पूरी हवा ऊपर नीचे जब होती है उससे एयर पॉकेट्स बनते हैं। विंड शियर भी होता है जब हवा की डायरेक्शन या स्पीड में अचानक से चेंज आ जाता है। मैकेनिकल टर्बुलेंस भी होती है भाई, अगर समझ लो पहाड़ आ गया या बिल्डिंग आ गई तो हवा का फ्लो इन सब चीजों से भी डिसरप्ट होता है। टर्बुलेंस की वजह से भाई प्लेन थोड़ा हिल सकता है, लेकिन मॉडर्न प्लेन्स इस हिसाब से डिजाइन किए होते हैं कि भाई पायलट्स इसके लिए ट्रेन्ड होते हैं। टर्बुलेंस यूजुअली डेंजरस नहीं होता, बस डिस्कम्फर्ट होता है, झटके से लग सकते हैं। सीट बेल्ट इसीलिए हमको लगा के रखनी चाहिए ताकि आप सेफ रहे जब भी प्लेन झटके लेता है। प्लेन के ऊपर अगर बिजली कड़की तो क्या हो जाएगा? 1963 में पैनाम की एक फ्लाइट बोइंग 707 पे बिजली गिरी थी और उसके विंग पे आग लग गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद प्लेन्स को बिजली से सेव करने के लिए नए सेफ्टी रूल्स बनाए गए थे। अगर प्लेन के ऊपर बिजली कड़कती है तो जनरली भाई प्लेन, मैं एकदम और से बताऊं, प्लेन सेफ रहता है क्योंकि प्लेन जमीन से कनेक्टेड है नहीं, तो इसलिए ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट डिजाइन भी इसी तरीके से होते हैं कि बिजली की लाइटनिंग स्ट्राइक्स को आराम से बर्दाश्त कर सके। बिजली का करंट प्लेन के जो एल्यूमिनियम फ्यूज लगे होते हैं उनसे होके बाहर निकल जाता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स अक्सर प्लेन के नोज या कॉकपिट्स के एजेस पर लगता है, लेकिन एयरक्राफ्ट के आउटर बॉडी बिजली को कंडक्ट करने के लिए ही बनी होती है, इसीलिए अंदर बैठे पैसेंजर्स और पायलट्स को नुकसान नहीं होता है। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा भाई, अगर गाड़ी के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो गाड़ी के बाहर ही बाहर हो जाती है, अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको नुकसान नहीं होता। ऐसे ही भाई प्लेन के अंदर भी होता है। पायलट्स ऐसे केसेस में इंश्योर करते हैं कि भाई सारे कंट्रोल सिस्टम्स नॉर्मल चल रहे हैं और फ्लाइट के बाद भी एयरक्राफ्ट का थोरो इंस्पेक्शन होता है जिसमें माइनर डैमेजेस जैसे स्मॉल होल्स हैं सब चेक करके इनको रिपेयर करा जाता है।
मतलब ऑफ कोर्स लैंड करने के बाद। इसीलिए भाई प्लेन पर बिजली कड़कने पर एक बज और फ्लैश बस सुनाई देता है और थोड़ा डराने वाला होता है, बट प्लेन और पैसेंजर्स के लिए एकदम ही सेफ रहता है, कोई ज्यादा दिक्कत आती है। प्लेन की खिड़की में आपने नोटिस करो बहुत छोटा सा होल देखा है, वो क्यों होता है भाई? प्लेन की खिड़की में जो छोटा सा होल होता है उसे ब्लीड होल या ब्रीदर होल कहते हैं। इसका एक बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस होता है प्रेशर बैलेंस। प्लेन के जो कैबिन होते हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं। बेसिकली अगर ये नहीं होगा होल तो हवा आसपास नहीं हो पाएगी एंड प्रेशर से भाई चटक सकता है काम। मॉइस्चर कंट्रोल के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बेसिकली कंडेंसेशन को रोकता है। अगर विंडो के लेयर्स के बीच में मॉइस्चर जमा हो जाए तो भाई ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा कम हो जाएगी एंड ये फॉग बन सकता है एंड बाद में दिक्कत आएगी भाई देखने के अंदर। ब्लीड होल से भाई मॉइस्चर बाहर निकाला जाता है एंड जमने से इसको रोका जाता है। प्लेन की विंडोज जनरली भाई 3 लेयर्स की होती हैं, एक आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है और एक इनर प्लेन होता है। ये ब्लीड होल सिर्फ मिडिल प्लेन में होता है, आउटर प्लेन और इनर प्लेन एयर टाइट रहते हैं। इसका मतलब यह है कि विंडो की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी या सेफ्टी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये ब्लैक बॉक्स, आपने अभी जो एयर इंडिया की फ्लाइट में एक हादसा हुआ था उसमें ब्लैक बॉक्स के बारे में बहुत बात हुई थी। ब्लैक बॉक्स एक्चुअली होता क्या है और वो ऑरेंज कलर का क्यों होता है? 1934 में ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेन में क्रैश होता है और उसमें डेविड वॉरेन नाम के एक इंसान के फादर की डेथ हो जाती है। जब उन्होंने देखा कि भाई प्लेन्स में ऐसे काफी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिससे एक प्लेन के कॉकपिट का डेटा और वॉइसेस रिकॉर्ड करी जा सकते हैं एंड क्रैश में भी उसके बारे में पता चले। 1956 में उन्होंने पहला फ्लाइट रिकॉर्डर बनाया था। इसका एक बेसिकली एक प्रोटोटाइप बना था और आज तक भाई ये बहुत ज्यादा काम आता है। और ये सेम चीज ने भाई एयर इंडिया के क्रैश में भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया था। ब्लैक बॉक्स क्या होता है और वो ऑरेंज कलर का क्यों होता है? इसका नाम ब्लैक है तो ऑरेंज कलर का क्यों? इसके बारे में एयर इंडिया का जब क्रैश हुआ उसके बाद हम सबको पता चला। ब्लैक बॉक्स प्लेन का एक डिवाइस होता है जो फ्लाइट के दौरान जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कॉकपिट का ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, वो सारी चीजें भाई रिकॉर्ड करी जाती हैं। एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन में मदद करना ताकि पता चल पाए कि भाई जो क्रैश था या इंसिडेंट था वो क्यों हुआ। जनरली ब्लैक बॉक्स में 2 पार्ट्स होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, ये प्लेन के पैरामीटर जैसे एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, हेडिंग, इंजन परफॉर्मेंस, कंट्रोल इनपुट्स, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा होता है भाई कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये कॉकपिट में पायलट्स के बीच में जो बातचीत होती है, रेडियो कम्युनिकेशन होती है, वार्निंग साउंड्स होते हैं, इन सबको रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को ऐसा बनाया जाता है कि ये क्रैश फायर अप टू 1100 डिग्रीज तक झेल सकता है। पानी का प्रेशर, डीप सी और हाई इंपैक्ट फोर्सेस, 310 माइल्स पर आवर तक का क्रैश ये आराम से बर्दाश्त कर सकता है। यूजुअली प्लेन्स की टेल में इसको इंस्टॉल करा जाता है क्योंकि वहां पे भाई क्रैश का इंपैक्ट सबसे ज्यादा कम माना जाता है। ब्लैक बॉक्स का रंग, वैसे उसका नाम ब्लैक है बट ब्राइट ऑरेंज या फिर येलो होता है, ब्लैक नहीं होता है। ये इसलिए होता है ताकि क्रैश की साइड पे इसको इजीली लोकेट करा जा सके। ब्राइट ऑरेंज जो रंग होता है वो विजिबिलिटी के लिए होता है, अगर भाई ऐसे ढूंढना पड़े डिब्रीज के बीच में तो आराम से वो मिल पाए। इसका नाम ब्लैक बॉक्स इसलिए रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में एविएशन टर्मिनोलॉजी में इसका यही था। भाई क्या आप लोगों ने सोचा है कि सारे प्लेन व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? ऑलमोस्ट ज्यादातर प्लेन्स व्हाइट कलर के होते हैं। उनका एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल रीजन है कि भाई व्हाइट जो कलर होता है वो हीट रिफ्लेक्ट करता है और व्हाइट कलर जो है वो सनलाइट से ज्यादा को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन का सरफेस और कैबिन ज्यादा गर्म नहीं होता है, एयर कंडीशनिंग पे लोड कम आता है और इससे भाई फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। भाई मटेरियल और पेंट ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है उससे। जैसे व्हाइट पेंट जो है वो यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और टाइम के साथ ज्यादा ड्यूरेबल भी रहता है। डार्क कलर जो होते हैं वो जल्दी ज्यादा फेड हो जाते हैं, पेंट पीलिंग या डैमेज का रिस्क भी उनमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और व्हाइट सरफेस पे कोई भी चीज होती है, चाहे क्रैक्स हो, डेंट्स हो, ऑयल लीक्स हो, फ्यूल स्पिल्स हो, वो सब आराम से दिख जाते हैं, जिससे मेंटेनेंस टीम्स को भी एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन करना काफी इजी हो जाता है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई एक छोटी सी चीज कि बस प्लेन को व्हाइट पेंट करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब हजारों फ्लाइटें उड़ती हैं। ज्यादातर कमर्शियल एयरप्लेन्स व्हाइट या बहुत हल्का व्हाइट शेड में पेंट किए जाते हैं मेरे दोस्तों। कभी आपने नोटिस करा भाई प्लेन ना लैंड होने से पहले एयरपोर्ट के चक्कर ही मारते रहते। प्लेन लैंड होने से पहले भाई एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं एंड इसका मेन कारण होता है होल्डिंग पैटर्न या फिर गो अराउंड भी इसको कहा जाता है। मेन रीजन इसका ये कि ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। एयरपोर्ट पर एक समय बहुत सारे प्लेन्स लैंड करने आते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन्स को एक सीक्वेंस में लैंड करने के लिए बोलता है ताकि एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पर सब रहें और जब रनवे ऑक्यूपाइड हो या फिर अराइवल सीक्वेंस एडजस्ट करना हो तब प्लेन्स को एयरपोर्ट के आसपास सर्कुलर पाथ में होल्ड करना पड़ता है। इससे सेफ स्पेसिंग भी बनी रहती है और लैंडिंग ऑर्डरली भी रहती है।
कभी कभी भाई रनवे पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे समझ लो दूसरा प्लेन आ गया या फिर कभी वाइल्ड लाइफ आ गई, डॉगी वॉगी आ गया, तब प्लेन लैंड करने के बजाय भाई प्लेन भाई चक्कर अपने काटते रहते हैं ताकि रनवे क्लियर हो जाए, उसके बाद तरीके से लैंडिंग करी जाए। कभी कभार वेदर कंडीशन भी खराब होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग क्रॉस विंड्स आ गई या फिर लो विजिबिलिटी होगी। इन सब की वजह से भी भाई एटीसी बोलते हैं भाई पायलट्स को प्लेन को होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि जब तक कंडीशन बेटर हो तब तक लैंडिंग हो। आपने कभी नोटिस करा है कि प्लेन की लाइट्स उड़ते टाइम डिम हो जाती हैं ताकि पायलट्स और कैबिन क्रू पैसेंजर्स की आंखों को नाइट विजन के लिए एडजस्ट करने का समय दे पाए। जब लाइट्स डिम होती है तो आंखें अंधेरे के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। इससे अगर कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन होती है या फिर सडन लाइट फेलियर होता है तो लोग आसानी से जो एग्जिट पाथ्स हैं और जो इमरजेंसी साइंस है उनको देख सकें। ये डार्क अडेप्टेशन 10 से 30 मिनट तक लग सकती है, इसलिए लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम लाइट्स पर रोशनी काफी कम रखी जाती है ताकि आंखों की सेंसिटिविटी बढ़ी रहे। इसके अलावा डिम लाइट से कॉकपिट या कैबिन में ग्लेयर कम हो जाता है, जो पायलट्स के लिए क्रिटिकल फ्लाइंग फेजेस में डिस्ट्रैक्शन का काम करता है ताकि पायलट्स को आईज पे स्ट्रेन ना हो। हम जिन प्लेन्स में जाते हैं उसमें पैराशूट क्यों नहीं होता? कमर्शियल प्लेन्स में पैराशूट इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके लिए पूरा प्लेन पैराशूट से सेफली लैंड करवाना और टेक्निकल और प्रैक्टिकल रूप से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ की रीजन है, जैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट बहुत बड़े और बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिनकी वेट और स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एक पैराशूट पूरे प्लेन को सेफली ऊपर से नीचे लाने के लिए काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑफ कोर्स, जो डिजाइन और डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा चैलेंज है। पैराशूट सिस्टम जो होता है वो लाइट एयरक्राफ्ट जैसे सिरस SR सीरीज या फिर छोटे जो प्लेन्स होते हैं उनके लिए बनाया गया होता है, जहां प्लेन का वेट भाई कम होता है, स्पीड कम होती है और डिप्लॉयमेंट जो हाइट होती है वो मैनेजेबल होती है। ऐसे सिस्टम्स में सॉलिड रॉकेट मोटर से पैराशूट को बाहर निकाला जाता है और पूरा प्लेन धीरे धीरे गिरता रहता है। कमर्शियल जेट्स हाई एल्टीट्यूड हाई स्पीड पर ऑपरेट करते हैं, जहां इमरजेंसी पैराशूट डिप्लॉय करना और सेफ लैंडिंग करवाना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पैराशूट डिप्लॉयमेंट के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, जैसे लो स्पीड चाहिए, एडिक्वेट ऑल्टीट्यूड चाहिए, जो कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए क्रिटिकल सिचुएशंस में हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या आपको पता है भाई प्लेन में जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो बस 15 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसका रीजन ये है कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई इस ड्यूरेशन के लिए डिजाइन करी जाती है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कैबिन डीप्रेशराइजेशन के टाइम पे, तब तक ऑक्सीजन मिले जब तक प्लेन एक सेफ एल्टीट्यूड तक डिसेंड नहीं करता। एयरक्राफ्ट और इमरजेंसी डिसेंड का प्रोसीजर इतना फास्ट होता है कि 15 मिनट के अंदर ही भाई प्लेन में सेफली लो एल्टीट्यूड पे उसको पहुंचाया जा सकता है, जहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है और मास्क की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन मास्क के सिस्टम में केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ये सिस्टम लाइट वेट और इफेक्टिव रहता है इमरजेंसी के लिए। इसलिए ऑक्सीजन मास्क का 15 मिनट का सप्लाई सफिशिएंट माना जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ना कि पूरे फ्लाइट के लिए।